नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे घंटी बजाओ। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। ऊपर से 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी है। पूरे देश में टीकाकरण के आंकड़े ने आज 150 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। करीब करीब इतनी ही भारत की पूरी आबादी है। जाहिर है कि टीकाकरण में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक डोज मिला होगा। अभी भी करोड़ों ऐसे हैं जिन्हें एक भी डोज नहीं मिला। तो अब सवाल यह कि जिन 5 राज्यों में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, वहां कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल पाई है। हम आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं उसे एक बार देखने के बाद यह सवाल आपके भी दिल में उठेगा कि इतनी बड़ी आबादी बिना किसी सुरक्षा के वोटिंग के लिए जाएगी, काफी देर तक कतार में खड़ी होगी, तो क्या होगा? क्या ओमिक्रॉन जैसे इतने संक्रामक कोरोना से कोई भी बच पाएगा? क्योंकि इन राज्यों की बहुत सारी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ लगाते हुए रैलियों में नजर आए। तो आखिर इन राज्यों की जनता को भगवान भरोसे छोड़कर पोलिंग बूथ तक बुलाना समझदारी है, जरूरी है, मजबूरी है? क्या है? आपका मौका है, जरूर घंटी बजाइए और नंबर आपके सामने 8422840000। जय जय श्री राम। सुपर स्प्रेडर भारतीय जनता पार्टी, सुपर स्प्रेडर समाजवादी पार्टी, सुपर स्प्रेडर कांग्रेस और सुपर स्प्रेडर आम आदमी पार्टी। चुनाव प्रचार के दौरान इन सभी पार्टियों ने भीड़ पर ही भरोसा किया, भीड़ जुटाने को ही काबिलियत समझा, भीड़ दिखाने को ही ताकत बताया। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की सबसे ज्यादा गूंजी ये आवाज। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जहां पर भी नजर जाती है, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। चुनावी रैलियों में मुंड ही मुंड दिखना शुभ माना जाता है, लेकिन कोरोना काल में भीड़ ही भीड़ दिखना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। रैलियों में जुटने वाली जनता थोड़े ही दिनों में वोट करने भी जाएगी, उस कतार में भी खड़ी होगी जहां कई घंटों का वक्त लग जाता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन लोगों की सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? हमने राय ली ऐसे ही कुछ लोगों की। आप सुनिए लोगों ने क्या कहा। वैक्सीन तो एक ही लगा हुआ है, एक ही डोज लगा हुआ है। लिया नहीं था तो क्यों नहीं लिया? एक लगवाए थे, फिर चले गए थे बाहर, तो फिर आए हुए हैं तो दूसरा लगवाएंगे। अभी खाली एक डोज लगी है, एक डोज अभी लगना बाकी है। क्यों नहीं हुआ? कि मिला नहीं? मिला नहीं। डोज लगा लिया आपने? नहीं, पहली डोज लगाई मैंने। अच्छा, पहली डोज लगाई। दूसरी क्यों नहीं लगाई? दूसरी लगवाने का लगवाएंगे अभी। कब तक लगवाएंगे दूसरी डोज? लगवा लेंगे 5-7 रोज में। क्या कहेंगे जिन्होंने वैक्सीन ही लगाई है, जो पहली डोज अभी लगा चुके हैं? लगानी चाहिए, वैक्सीन तो लगानी चाहिए। मतलब इससे मतलब नुकसान नहीं हो गया, फायदा ही होगा। मतलब नहीं, वैक्सीन लगाना जरूरी है, उसी के बाद वो वोट देने जाए ताकि सभी की सुरक्षा बनी रहे। वैक्सीनेशन करवाई क्या? नहीं जी सर, क्यों नहीं करवाई? बस जरूरत ही नहीं समझी, वैसे मिल भी नहीं रहे इंजेक्शन। तो बिना वैक्सीनेशन के वोट कैसे डालोगे सर? वोट तो मोदी जी आप पे डलवा देंगे, सारे दी पवाते हुए सारे दी पवा देंगे। वैक्सीनेशन करवाया सर? नहीं सर। सर क्यों नहीं करवाया? वो सर गवर्नमेंट की वजह से, या क्या पता भी वैक्सीन मुक गई हो, क्या पता भी हम लाइन में लगे रहे तो वहाँ पे कोई हो ही नहीं, सुविधा है ही नहीं थी। आप हॉस्पिटल में गए थे, मिला नहीं वैक्सीन? नहीं मिला नहीं जी। कोरोना से सुरक्षा अगर मिल सकती है तो वो है टीकाकरण। ऐसे में यह जरूरी है कि उन आंकड़ों को देख लें जो साफ जाहिर करते हैं कि वोट देने वाली जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा अभी तक असुरक्षित है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोरोना की एक डोज लगी है और उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना की एक भी डोज नहीं लगी। ऐसे में क्या हो सकती है सूरत, आप देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। टीके में भी चूके क्यों? चुनावी राज्य जो बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा, 7 करोड़ 70 लाख लोगों को दूसरा टीका, जबकि 48% लोगों को टीका नहीं लगा।
पंजाब में 1,70,00,000 लोगों को पहला टीका लगा, दूसरा टीका 90 लाख लोगों को लगा, जबकि 57% लोगों को टीका नहीं लगा। मणिपुर 13 लाख लोगों को पहला टीका लगा, दूसरा टीका 10 लाख लोगों को लगा, जबकि 52% लोगों को टीका लगा ही नहीं। उत्तराखंड 1,40,00,000 लोगों को पहला टीका लगा, दूसरा टीका लगा 80 लाख लोगों को, जबकि 19% लोगों को टीका नहीं लगा। गोवा पहला टीका 13 लाख लोगों को लगा, दूसरा 11 लाख को, जबकि 13% आबादी को टीका लगा ही नहीं। पांच चुनावी राज्यों के ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि यहां टीकाकरण को लेकर दिक्कत कायम है। उत्तर प्रदेश की करीब आधी मतदाता आबादी वैक्सीन के दोनों डोज नहीं हासिल कर पाई है। इन 5 राज्यों में सिर्फ एक राज्य गोवा है जहां पूरी आबादी को पहला टीका लग चुका है। लेकिन तादाद के आधार पर देखें तो गोवा की आबादी बेहद कम है, तो खतरा वहां ज्यादा नहीं, खतरा ज्यादा है उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में, जहां मतदान के दौरान कोरोना के फैलने की आशंका ज्यादा है। क्या ऐसे हालात में चुनाव आयोग टीका नहीं तो वोटिंग नहीं जैसा कोई कदम कानूनन उठा सकता है? इसीलिए हमारे संविधान की धारा 326 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का हर योग्य वयस्क मतदाता बनने का अधिकारी है। संविधान के अनुसार पार्लियामेंट को यह पावर है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर मतदान देने के अधिकार को रेगुलेट कर सकती है। तो चूंकि यह एक ऐसा अधिकार है जो वैधानिक अधिकार है, लेकिन संविधान द्वारा भी इसको जो है मान्यता प्रदान की गई है, तो इस तरह के अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध या रोक लगाने के लिए पार्लियामेंट का कानून होना जरूरी है। तो जब तक पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक केवल शासकीय आदेश से या किसी सरकार के आदेश से ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि केवल टीकाकरण हो चुके लोगों को ही मतदान दिया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा आबादी 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में है। प्रवासी मजदूर और खेतों में काम करने वाले यहां बड़ी संख्या में रहते हैं। पिछली लहर में ये प्रवासी पलायन कर गए थे, इस बार भी खौफ वैसा ही है। ऐसे में मध्यम वर्ग जो कि सबसे ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लेता है, क्या वो कोरोना के इस लहर के बीच वैक्सीन के बिना वोटिंग की कतार में खड़ा होगा? अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो राजनीतिक तौर पर क्या स्थिति बन सकती है, ये जानना भी जरूरी है। ये तस्वीरें हैं पहले कोरोना लहर की, लोग पैदल ही निकल पड़े घर की ओर। ये तस्वीरें हैं दूसरी कोरोना लहर की, पलायन एक बार फिर हुआ, लोग सब कुछ छोड़कर घर की ओर बढ़े। पलायन एक पहलू है जिसका चुनाव में योगदान होता है। ये लोग सिर्फ मजदूर या दूसरे काम करने वाले ही नहीं, वोटर भी हैं। इनके जगह बदलने से वोटिंग पर असर पड़ना लाजमी है। लेकिन इसके साथ ही देश का मध्यम वर्ग जो कि इन 5 राज्यों में रहता है, वो भी कोरोना की वजह से घर से निकलने में हिचकिचाएगा। ऐसे हालात में क्या बनेगा चुनावी गणित, जानते हैं। क्या ये वोटर बाहर निकलेगा? क्या ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है। सभी राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग दृष्टि से इसको देख रहे हैं। यदि मैं मेरा विश्लेषण देखूं तो बात ये होती है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये बात बड़ी क्लियर कर दी है कि हर बूथ की कैपेसिटी जो 1500 वोट की थी वो घटा के 1200 वोट की, ताकि लोगों का जो डिस्टेंसिंग है, सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात, क्या लोग उत्साही होकर वोट देंगे? क्या सवाल ये है। उत्तर प्रदेश में पिछली लोकसभा और विधानसभा में यदि देखा जाए, जब 2017 और 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में गिरा है। पहले 61% गिरा था 2017 में, 2019 में वो घटकर 57% रहा है। उत्तर प्रदेश के मतदाता चुनाव के प्रति उदासीन क्यों है, ये इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। दूसरी बात, जब लोग सत्ता में बदलाव नहीं चाहते तो भी मतदान कम होता है। तो आपने देखा नेता किस तरह रैलियों के जरिए कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। इस पर क्या सोचते हैं अखिलेश यादव?
आप देखिए कल रात 8 बजे घोषणा पत्र में। फिर से कोरोना सामने, चुनाव टाल देना चाहिए। जिस समय कोरोना था, दुनिया में कई जगह चुनाव हुए, नियम बनते हैं, उनको पालन कर करके पॉलिटिकल पार्टीज माने उनको, और चुनाव समय पर हो। राइट फ्रॉम लॉकडाउन और कोविड के इंतजाम में ये सरकार फेल हुई है, स्वीकार करना चाहिए सरकार को। घोषणा पत्र कल रात 8 बजे। अब तक तो लॉकडाउन से बच गई मुंबई, लेकिन कोरोना के प्रहार से कैसे बचेगी, जरूर देखिएगा रात 10:30 बजे। कोरोना में पलायन की तीसरी लहर रोको, रात 10:30 बजे। घंटी बजाओ को प्रेजेंटेड बाय SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। ग्रीन फ्लाई देश का पहला जीरो एमिशन प्लाईवुड। आपको भी चैंपियन बनना है? SRMB विन ग्रिप TMT अपनाइए और उठाइए ट्रॉफी अपने सपनों का घर। SRMB विन ग्रिप आपके घर को रखेगी ऑलवेज ऑलराइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं? ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। को प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो, लेकिन बचने का तरीका पुराना। सबसे जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क से नाक तक। मुंबई में तीसरी लहर शुरू होने की बात जब कही जा रही है, जब मुंबई में लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा केस आ गए हैं, तो ऐसे बढ़ते खतरे के बीच भी महाराष्ट्र की सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि दावा है कि तीसरी लहर के खिलाफ हर तरह की तैयारी है। लेकिन क्या पलायन की तीसरी लहर को भी रोक पाएगी सरकार? इस सवाल के साथ यह रिपोर्ट देखिए। घबराने की बात नहीं है, लेकिन चिंता जताने की बात है। जो SOP आपको दी गई है, वो SOP का पूरी तरह आप फॉलो करो। पूरा लॉकडाउन का मुंबई में आज तो नहीं है, डरो मत, खबरदारी है। मुंबई में कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया है। कोरोना बेलगाम हो गया है। मेयर फिर भी भरोसा दे रही हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। लेकिन क्या ये बात, ये भरोसा उन लोगों तक पहुंच रहा है जो दूसरे राज्यों से आकर मुंबई में बसे? लॉकडाउन ज्यादा लग रहा है, मेरे को डर है फंसना ना जाऊं, इसलिए मैं हम लोग घर जा रहा हूँ सर। सेठ बोला कि चले जाओ, फिर इधर लॉकडाउन भी पता चल गया। देरी में था तभी फंस चुका था एक बार, बड़े मुश्किल से गया हूँ। BMC मुंबई वासियों तक संदेश पहुंचाते हैं, कोरोना के बढ़ते खतरे को बताते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि सुरक्षा या इलाज में किसी तरह कमी नहीं होने देंगे। लॉकडाउन में मुंबई को नहीं फंसने देंगे। लेकिन क्या संदेश उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्होंने गुजर बसर के लिए मुंबई को ठिकाना बनाया? पिछले साल भी देखा है, हम लोग तो फिर नहीं फंसे थे, दूसरा आदमी लोग फंसे थे तो बहुत परेशानी हुआ। इसलिए
उसी तरह हम लोग को फंसना पड़ जाएगा करके हम लोग जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से घर जा रहा हूँ। मुंबई महानगर पालिका का फिलहाल कोई भी विचार नहीं है लॉकडाउन करने का। एबीपी न्यूज बार बार कह रहा है कि लॉकडाउन किसी शहर या प्रदेश के लिए ठीक नहीं। लॉकडाउन अगर लगे तो लापरवाही पर लगना चाहिए, क्योंकि तभी कोरोना हारेगा। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी भी लगातार कह रही है कि डरना नहीं है, लेकिन सावधानी पूरी रखनी है। लेकिन क्या ये बातें मुंबई में रोज कमाने खाने वाले समझ पा रहे हैं? मेरे ऊपर जो घर चलता है ना, वो तो घर चलने का बंद होएगा। आदमी बीमार रहता है, लड़का रिक्शा चला रहा था, वो भी रिक्शा नहीं चल रही है अभी। हम लोग भाड़े पे रहते हैं, भाड़ा कहाँ से जाएगा, पानी कौन देगा, हम लोग को लाइट कौन देगा, बाल बच्चों का हमारा पढ़ने का वो भी समय में अभी सब लफड़ा हो रहा है। अभी वो बच्चे का जिंदगी खराब हो रही है। कोई भी चीज हो, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, गरीब मर जाएंगे। इसीलिए एबीपी न्यूज घंटी बजाकर आज ये कह रहा है कि कोरोना में पलायन की तीसरी लहर को रोको। ऐसे लोगों को भरोसा सरकार से मिले कि उन्हें पलायन जैसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास लोगों में जगाएं कि सरकार कोरोना से भी बचाएगी, कोरोना को हराएगी। मुंबई के लोग हों या मुंबई में बसने वाले देश के दूसरे कोने के लोग, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि डर से नहीं, सावधानी से हारती है कोरोना जैसी महामारी। कोरोना में पलायन की तीसरी लहर रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुंबई में कुछ ऐसे लोग एबीपी न्यूज को मिले जिनमें बढ़ते कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन लगने और उस लॉकडाउन में फंसने का डर देखने को मिला। ये एलटीटी यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनस है, जो मुंबई के बड़े स्टेशनों में से एक है। यहाँ कुछ ऐसे लोगों से एबीपी न्यूज रिपोर्टर सूरज ओझा की मुलाकात हुई जिनमें कुछ पश्चिम बंगाल के हैं, कोई छत्तीसगढ़ का। कामकाज की तलाश में ये सभी मुंबई आए, यहीं रहकर कमा खा रहे थे, परिवार का पेट पाल रहे थे। लेकिन लॉकडाउन की खबरों ने इन सब के मन में डर बिठा दिया और ये सामान उठाकर अपने घर जाने के लिए इस स्टेशन पर पहुंच गए। ऐसे ही लोगों में रतन और अशोक हैं। पहले आप इन्हें सुनिए। मेरे को डर है फंसना ना जाऊँ, इसीलिए मैं हम लोग घर जा रहा हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। तो आपका काम क्या बंद हो चुका है या फिर? बंद हो चुका है। मालिक भी बोल रहा है बेटे घर जाओ, इसीलिए हम लोग घर जा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? अशोक खलखो। क्या काम करते हैं? मच्छी फैक्ट्री में। क्यों जा रहे हैं आप? सर तबीयत खराब था, इसीलिए सेठ बोला कि चले जाओ। फिर इधर लॉकडाउन भी पता चल गया, इसीलिए छुट्टी मांग के जा रहा हूँ सर। अशोक अकेले नहीं हैं, इनके साथ श्रीराम, साईनाथ और सूरज भी हैं, जो बंगाल में अपने घरों तक पहुंचने के लिए मुंबई के इस लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंच गए। मुंबई में जल्द लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसी खबरों ने इन सभी के अंदर डर भर दिया है। मुंबई की मेयर ने 4 जनवरी को यह कहा था कि शहर में अगर रोज 20,000 से ज्यादा कोरोना केस मिलने लगे तो लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन 20,000 से ज्यादा केस आए तब मेयर किशोरी पेडनेकर ने साफ किया कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगेगा, लेकिन मिनी लॉकडाउन का फैसला जरूर लिया जा सकता है। अभी तो पूरा लॉकडाउन का मुंबई में आज तो नहीं है, लेकिन मिनी लॉकडाउन या कड़क निर्बंध हो सकता है। मिनी लॉकडाउन यानी पूरी तरह तालाबंदी नहीं, बल्कि बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को और कड़ा कर देना। लेकिन मुंबई में मछली फैक्ट्री में काम करके गुजर बसर करने वाले अशोक, श्रीराम, सूरज और साईनाथ ये समझ नहीं पाए, न ही सरकार की बात ठीक तरह उनके पास पहुंची। उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन शब्द सुना और दहशत में आकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंच गए ताकि किसी तरह अपने गांव तक पहुंच जाए। बस यही लॉकडाउन के डर की वजह से जा रहे हैं। पिछले साल भी देखा है, हम लोग तो फिर नहीं फंसे थे, दूसरा आदमी लोग फंसे थे तो बहुत परेशानी हुआ। मछली रिपोर्टर में काम करता हूँ, लॉकडाउन की वजह से घर जा रहा हूँ, इसलिए डर से मैं जा रहा हूँ। ये लॉकडाउन हो रहा है, अभी वो बढ़ते जा रहा है, उसीलिए मैं जा रहा हूँ। क्या इसके पहले आप फंस चुके हैं? हाँ, एक बार फंस के फिर जा रहा हूँ। मुंबई के इसी स्टेशन पर एबीपी न्यूज को विकास दुबे भी मिले। विकास यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। 5 दिन पहले ही मुंबई आए थे, लेकिन लॉकडाउन के नाम ने इनके अंदर भी डर जगा दिया।
अब ये जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। इसकी वजह भी विकास खुद आपको बताएंगे। 5 दिन हो गया आके यहाँ, 5 दिन से कोई काम नहीं। घर का जो पैसा लाया था वो भी खा के हजम कर दिए हैं। जब कोई पूछ नहीं रहा तो यहाँ क्या करेंगे रह के। इसके पहले भी क्या फंस चुके हैं? इसके पहले अभी लॉकडाउन पैदल चल के गया हूँ सर यहाँ से। उसमें मेरा भाई भी एक डेथ हो गया था, छोटा वाला भाई। पूरी फैमिली हम लोग साथ में थे सर। 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था पहले बार। अगर यहाँ रहेंगे कोई हमको देखने वाला नहीं है। अगर हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा या भूखा गाँव में रहूंगा तो कैसे नमक रोटी खा सकता हूँ, मगर यहाँ कोई देने वाला नहीं है। विकास और उनके परिवार के साथ दूसरी लहर के दौरान जो हुआ वो किसी को भी परेशान कर सकता है। तब के लॉकडाउन ने विकास से उनका काम ही नहीं छीना, बल्कि 25 साल का भाई भी छीन लिया। इसीलिए एबीपी न्यूज बार बार ये कह रहा है, लॉकडाउन किसी के लिए ठीक नहीं। लॉकडाउन लगे तो वैसी लापरवाही पर जो कोरोना को बढ़ाती है या किसी की जिंदगी जाने की वजह बन जाती है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि रतन, अशोक और विकास जैसे सभी लोगों में सरकार ये भरोसा जगाए, सही रास्ता दिखाए, सुरक्षा का भरोसा भी दे, ताकि दूसरे राज्यों से मुंबई आए लोगों में डर ना बैठे, वो पलायन जैसे कदम ना उठाएं। पलायन की तीसरी लहर कैसे सिर उठाती है, ये मुंबई के एक और मामले के जरिए समझिए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली, जिसमें कहा गया कि मुंबई से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। इसी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बहुत भीड़ की झूठी बात उस खबर से फैलाई गई। ये भी कहा गया कि पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये खबर पूरी तरह से झूठी थी, जिन्हें किसी ने शरारत के तहत फैलाया। ऐसी ही अफवाहों को लेकर मुंबई वासियों से क्या कहते हैं आरपीएफ के अधिकारी के राणा, वो सुनिए। जो न्यूज दी गई है वो फेक है एकदम, क्योंकि ना ही तो कहीं कोई लाठीचार्ज की घटना मिली है और ना ही कोई भीड़ इकट्ठी हुई है, क्योंकि जनरल पैसेंजर ट्रेन के यात्री आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। बिना टिकट यात्रियों को अलाउ भी नहीं किया जा रहा है स्टेशन में। ऐसा नहीं है कि मुंबई से दूसरे राज्यों में अपने घरों की ओर लौटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हो। सख्ती और बढ़ती पाबंदियों की वजह से लोग स्टेशनों पर कम नजर आ रहे हैं। पुलिस, आरपीएफ और बीएमसी की टीमें निगरानी रखे हुए हैं। लोगों से पैनिक ना करने की अपील के साथ जनता को सुरक्षा का भरोसा भी बार बार दिया जा रहा है। आईसीयू बेड भी हमारे पास 2736 है। वेंटिलेटर बेड भी हमारे पास 14,407 है। ऑक्सीजन बेड भी 19,912, क्योंकि लॉकडाउन किसी को भी परवड़ने वाला नहीं है। और मिनी लॉकडाउन जो मंडई बंद की जा सकती है, और जो शादी समारंभ होते हैं, उत्सव होते हैं या राजकीय, सब उसके कंट्रोल लग सकते हैं, और ये कंट्रोल नहीं लगना चाहिए। और मुक्त से थोड़ा सा आज भी अनलॉक में हम काम करें। लॉकडाउन नहीं लगेगा, बस पाबंदियां बढ़ेंगी, ये कहा जा रहा है। ये भी कि मुंबई में कोरोना का खतरा और ना बढ़े, इसके लिए लोगों को भी साथ निभाना होगा। लेकिन ऐसे लोग लगातार मिल रहे हैं जिनके अंदर लॉकडाउन के सिर्फ नाम ने ही चिंता बढ़ा दी है। प्रभात देवी इलाके के ऐसे ही कुछ लोगों से मिली संवाददाता लता शर्मा। इनमें कुछ मुंबई के हैं, कुछ बाहर के। अलग अलग काम करते हैं, लेकिन डर और चिंता लगभग एक जैसी। लोग हैं सब्जी वाले या दुकान वाले, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या मानते हैं इस लॉकडाउन के बारे में, ये जानने के लिए मेरे साथ कुछ सब्जी बेचने वाली यहाँ पे आंटी जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर लॉकडाउन होता है फिर से, तो क्या दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको? प्रॉब्लम तो यही होगी ना कि मेरे ऊपर जो घर चलता है ना, वो तो घर चलने का बंद होएगा, आदमी बीमार रहता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, ये भाजी पाला बेच के हम लोग चाय पानी में अपना खाना पीना पकाते हैं, अपने बाल बच्चों को पोसते हैं। अभी हमारे को गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं हम लोग, तो हम लोग का पेट पानी का क्या होगा? लॉकडाउन लगेगा तो बहुत आदमी को भाड़ा कैसा निकलेगा, आदमी का पगार कैसे निकलेगा? लाख रुपये भाड़ा है दुकान का, तो व्यापारी को लेन देन करने का कैसा हमारा निकलेगा भाड़ा? ऐसे ही लोगों के लिए आज एबीपी न्यूज उठा रहा है ये आवाज कि कोरोना में पलायन की तीसरी लहर रोको, क्योंकि पलायन या डर से नहीं बल्कि सावधानी से हारेगा कोरोना। और इसके लिए सरकार को तो अपनी जवाबदेही बढ़ानी ही होगी, जनता को भी सहयोग बढ़ाना होगा।
घंटी बजाओ अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर महाराष्ट्र से है। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय की रेकी की गई। आरएसएस मुख्यालय और उसके आसपास के इलाकों की रेकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी ने की है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस बात की तस्दीक की। ये जानकारी सामने आने के बाद संघ मुख्यालय की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर का एक युवक जुलाई 2021 में नागपुर में रहकर गया। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के कहने पर उसने नागपुर में संघ के कार्यालय की रेकी करने की कोशिश की थी। हाल ही में यह युवक कश्मीर के पंपोर में गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में यह बात सामने आई। देखिए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ जैश ए मोहम्मद के कुछ टेररिस्ट नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी किए थे। इस जानकारी ये आने के बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू की है और हमने एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक गुनाह हमने रजिस्टर किया है और उसको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।